हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कल की डेट में हम लोग जो अपना टॉपिक कंटिन्यू किए थे वो हमारा टॉपिक था सॉल्यूशन। कौन सा टॉपिक था? सॉल्यूशन। उस टॉपिक में हम लोगों ने कुछ छोटे से पॉइंट्स डिस्कस किए थे जो कि हमने बेसिक्स डिस्कस किए थे। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और जो आज का पार्ट है वो हमारा है कंसंट्रेशन यूनिट्स। ठीक है, ये जो पार्ट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये आपके इस चैप्टर को समझने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा और ये पूरे चैप्टर में इसका इस यूनिट्स का यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो आप सभी लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इसकी जो पीडीएफ्स होंगी ये आपकी इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है केमिस्ट्री अंडरस्कोर, यहाँ पर है अंडरस्कोर लर्निंग्स, केमिस्ट्री लर्निंग्स नाम सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, वहाँ पर आपको ये चैनल मिल जाएगा। और यूट्यूब चैनल जहाँ पर आप वीडियो देख ही रहे हैं, यहाँ पर इसका हैंडल का नाम है @केमिस्ट्री लर्निंग्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की ये जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर हम आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पर इसमें ये जो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है इसमें केवल और केवल हम लोगों जो यहाँ पे कंटेंट सेलेक्ट किया गया है वो केवल और केवल कंसंट्रेशन यूनिट के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितनी यूनिट्स हमें इस टॉपिक में पढ़नी है। तो देखिए हमारे पास टोटल यहाँ पर आप देख रहे होंगे, टोटल हमारे पास 9 यूनिट है। कितनी है? 1 से लेकर 9 यूनिट्स हमें पढ़ना है। इसमें से पहली यूनिट हमारी है मास परसेंटेज, जिसको हम बोलते हैं W/W। दूसरी हमारी वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको बोलते हैं W/V। तीसरी हमारी है ग्राम पर लीटर, जिसको बोलते हैं G/L। चौथी हमारी है पार्ट्स पर मिलियन, जिसको बोलते हैं ppm। फिफ्थ है मोलैरिटी, कैपिटल M से आइडेंटिफाई करते हैं इसको। फॉर्मेलिटी कैपिटल F से लिखते हैं। मोलैलिटी स्मॉल m से लिखते हैं। नॉर्मेलिटी कैपिटल N से लिखते हैं। और लास्ट वन है मोल फ्रैक्शन, जिसको हम x से लिखते हैं। ठीक है, तो जिसमें से हम लोगों ने मास परसेंटेज कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था, वॉल्यूम डिस्कस हो गया था, ग्राम पर लीटर डिस्कस हो गया था। तो ये 3 यूनिट्स कल की क्लास में डिस्कस हो गई थी और आज की क्लास में इसके आगे को हम कंटिन्यू करेंगे और एक बाय स्टेप हम सारी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। और इसमें देखो हमने जो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है इसमें सारी की सारी यूनिट हैं, तो पहले न एक बाय स्टेप सारी मिलेंगी, तो इनको हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, मिल जाएंगी। दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज, ये भी पढ़ चुके थे तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे आज। तीसरा है ग्राम पर लीटर, ये भी कल पढ़ चुके थे तो डिस्कस नहीं करना है अगला। नेक्स्ट है हमारा पार्ट्स पर मिलियन, इसको हम लोग यहाँ पर आज देख लेते हैं। पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन होती क्या है। देखो पार्ट्स पर मिलियन, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ppm। क्या होता है शॉर्ट फॉर्म? ppm। ppm का मतलब ही होता है, इस पहले वाले p का मतलब होता है पार्ट्स, दूसरे वाले का मतलब p होता है, m का मतलब होता है मिलियन। तो देखो इसके नाम से ही एक बात क्लियर हो रही है क्या, कि 1 मिलियन पार्टिकल्स में से कितने, 1 मिलियन सोल्यूशन के पार्टिकल्स में से सॉल्यूट के कितने पार्टिकल प्रेजेंट हैं, ऐसी कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं? ppm कंसंट्रेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा आप देख पा रहे हैं कि 1 मिलियन में से सॉल्यूट के कितने पार्टिकल हैं, इसका मतलब बहुत कम पार्टिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूट के। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो यूनिट होती है ppm यूनिट, ये यूज़ की जाती है किसके लिए? डाइल्यूट सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को पता करने के लिए यूज की जाती है। इसको पता की जाती है, डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए यूज की जाती है। तो आइए हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं। दिस यूनिट इज यूज्ड व्हेन द सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सोल्यूशन अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है तब हम इस कंसंट्रेशन का यूज करते हैं। और ये होती क्या है अभी हमने इसको बता दिया, लेकिन थ्योरेटिकल कंडीशन देख लेते हैं। द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन, मतलब 1 मिलियन में से सॉल्यूशन में 1 मिलियन सोल्यूशन में से सॉल्यूट के कितने पार्ट प्रेजेंट हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? ppm कंसंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर फॉर्मूला देखें तो ppm ऑफ द सोल्यूट इक्वल टू मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन मास ऑफ द सोल्यूशन इंटू 10⁻⁶। अच्छा 10⁻⁶ कहाँ से आ रहा है? अभी हम लोगों ने बोला था 1 मिलियन, तो जो 10⁻⁶ होता है ये 1 मिलियन के इक्वल होता है।
किसके इक्वल होता है, 1 मिलियन के इक्वल होता है, इसलिए 10⁻6 लिखा गया यहाँ पर। तो सिंपल सी डेफिनेशन फॉर्मूला है सॉल्यूट का पीपीएम में कंसंट्रेशन जो होता है मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट का जो मास होता है अपॉन में सॉल्यूशन का मास इंटू में 10⁻6। अच्छा, ऐसा एक बात और समझिए, यहाँ पे जो मास है, मास की जगह पर हम यहाँ पर वॉल्यूम भी ले सकते हैं, कोई दूसरी यूनिट ले सकते हैं, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने देखो यहाँ पे लिख भी दिया, पीपीएम ऑफ ए सॉल्यूट में ऑल्सो बी रिपोर्टेड इन द टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम इन स्टेड ऑफ मास। मास की जगह पर वॉल्यूम भी ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। दिस इज यूजुअली डन टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ गैसियस पॉल्यूटेंट्स, ठीक है ना, इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में गैस के कितने पॉल्यूटेंट के कितने कंसंट्रेशन है उसको पता करने के लिए हम पीपीएम कंसंट्रेशन का यूज़ करते हैं। अभी हमने इसको बताया भी था कि बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन के केस में इसका यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसी के नाम से एक मिलती जुलती हमारी कंसंट्रेशन यूनिट और आती है जिसका नाम होता है पीपीबी। क्या नाम होता है, पीपीबी, मतलब होता है पार्ट्स पर बिलियन। क्या, बिलियन, जैसे मिलियन होता है ऐसे एक यूनिट होती है बिलियन की, तो 1 बिलियन में कितना प्रेजेंट होता है वो पीपीबी कंसंट्रेशन हो जाती है। तो ये और भी ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए यूज की जाती है। चलिए हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसंट्रेशन यूनिट है वो हमारी है मोलैरिटी। ये देखो इस पूरे चैप्टर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोलैरिटी देखो क्या होती है। दिस यूनिट is widely used to express the composition of a solution. It is defined as follows. क्या इसकी जो डेफिनेशन क्या है देखिए जरा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जरा ध्यान से देखिए, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि सोल्यूट के मोल्स डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सोल्यूशन में सोल्यूट के जो भी मोल डिजोल्व होते हैं at a particular temperature is called the molarity of the solution at that temperature। यानी का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन का 1 लीटर है उसमें सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं, उस इनका जो रेशियो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो अगर इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो सिंबॉलिक फॉर्म का मतलब मोलैरिटी को हम लिखते हैं कैपिटल M से लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को हम लिखते हैं स्मॉल n से, और वॉल्यूम होता है कैपिटल V, ठीक है। ध्यान देंगे ये हमारा लीटर में होता है, यहाँ पर इसमें होता है। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है M इक्वल टू N अपॉन V, ठीक है। अच्छा, अगर इसकी यूनिट की बात करें तो देखो N का मतलब होता है, N होता है मोल्स के बारे में तो इसको बोलेंगे मोल। अब वॉल्यूम यानी आयतन होता है लीटर में तो इसको बोलेंगे लीटर, तो यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर या इसको बोलेंगे मोल लीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। यूनिट इसकी जो है यहाँ पर ये यूनिट आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है तो आप इसको लर्न करेंगे। बट अभी देखिए फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ है, एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे डिस्कस हो गया M इक्वल टू N अपॉन V, जहाँ पर V हमें लीटर में गिवन है, ठीक है। बट देखिए इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और हम एक्सपेंड करते हैं। क्या एक्सपेंड करते हैं देखिएगा, सभी लोग ध्यान से समझिएगा। हमें एक फॉर्मूला पता है, आपको क्लास 11 में हमने पढ़ा होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है। जिस भी कंपोनेंट के मोल बताने होते हैं फॉर्मूला ये होता है उस कंपोनेंट का मास जो गिवन होता है, गिवन मास, ठीक है ना, अपॉन में उसके नीचे आ जाता है क्या, मोलर मास। तो ये फॉर्मूला किसका है, ये मोल्स निकालने का फॉर्मूला है कि कितने ग्राम मास प्रेजेंट है और उसका मोलर मास कितना है, इन दोनों का रेशियो हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स हो जाता है, ठीक है। मास को हम लेट कर लेते हैं कि ये स्मॉल w होता है और मोलर मास को हम लेट कर लेते हैं m डैश होता है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो हमारे पास फॉर्मूला इसमें फॉर्मूले में रखेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ जाएगा m इक्वल टू n की जगह पर हम w बाई m डैश रख देंगे क्योंकि अभी हम लोगों ने इसको निकाला है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा w बाई m डैश इंटू कैपिटल V, ठीक है। और अभी ये यहाँ पर किस में है, लीटर में, V किस में है, लीटर में। अगर यहाँ पर तो हमारे पास एक फॉर्मूला ये निकल के आ गया m इक्वल टू w अपॉन m डैश इंटू V, V यहाँ पर लीटर में है। अगर हमारे पास वॉल्यूम मिलीलीटर में हो जाए या सेंटीमीटर क्यूब में हो जाए तो वॉल्यूम क्या होता है, तो हमें ये पता है 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब,
ये हमें पता है। तो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा सॉरी स्मॉल कैपिटल M इक्वल टू हो जाएगा W इंटू, अब ये इसके नीचे अपॉन में 1000 होगा यहाँ पर, तो ये ऊपर जाएगा तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा M डैश इंटू V, स्मॉल v हो जाएगा। इस बार ये वॉल्यूम किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा या फिर ml में होगा। तो ये हमारे पास एक फाइनल फॉर्म में निकल के आता है, M इक्वल टू कैपिटल M इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन M डैश इंटू V। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? जहाँ पर जो कैपिटल M है इसको मोलैरिटी बोलेंगे, स्मॉल w जो है इसको बोलेंगे क्या, मास ऑफ द सोल्यूट 1000 है, M डैश का मतलब हो जाता है मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, V क्या है वॉल्यूम ml में होगा या सेंटीमीटर क्यूब, किसी में भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस हो गया यहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप देख लेंगे, अच्छे से समझ लीजिए इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें और भी दी गई हैं। ठीक है, एन देखिए इसको पहले पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं। एन एम सोल्यूशन रिफर टू एज ए मोलर सोल्यूशन, ठीक है ना, एंड कंसिस्ट ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। अभी हमने बोला था कि 1 लीटर अगर हमारे पास सोल्यूशन है उसमें जितने भी मोल्स प्रेजेंट होते हैं, उसी सॉल्यूट के जितने भी मोल्स प्रेजेंट होते हैं उसी को हम बोलते हैं मोलैरिटी बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। वही यहाँ पर बोला गया है कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कैपिटल M मोल्स प्रेजेंट होते हैं, इसका मतलब इसको हम बोलेंगे मोलर सोल्यूशन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मोलर सोल्यूशन बोलेंगे। और कितने मोलर, 1 मोलर सोल्यूशन, 1 वो लिखते नहीं तो इसको बोलेंगे मोलर सोल्यूशन। ठीक है, देखिए अगर हमारे पास मोलैरिटी केवल 1m है तो इसको बोलेंगे इसको नोन एज द मोलर, और इसको कंपोजिशन होगा 1 मोल पर लीटर, इसका मतलब 1 लीटर में केवल 1 मोल प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हमारे पास कंडीशन डेसी मोलर की है, डेसी मोलर का मतलब हो जाएगा m/10, m/10 का मतलब हो जाएगा इसकी मोलैरिटी 1/10 है। कितनी है, 1/10, तो इसको बोलेंगे 1/10 मोल पर लीटर। और m/100 का मतलब हो जाएगा, इसको बोलेंगे सेंटीमोलर, सेंटीमोलर का मतलब हो जाएगा कि 1 लीटर में, सॉरी यहाँ पर 1/100 मोल यहाँ पर प्रेजेंट है 1 लीटर में। ठीक है, m/2 का मतलब होता है सेमी मोलर, सेमी मोलर का मतलब 1 लीटर में 1/2 मोल प्रेजेंट है। 2m का मतलब होता है बाई मोलर, बाई मोलर का मतलब 1 लीटर में हमारे पास 2 मोल प्रेजेंट होते हैं। तो अगर कहीं पर आपको ये कंडीशंस लिखी हुई मिले, ज़्यादातर ये क्वेश्चंस में आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो इसको या फिर ये कंडीशन कहीं पर भी आपको लिखी हुई मिले तो आप इसका कंपोजिशन यही समझेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे तो इन कंडीशन का यूज होगा। लैंग्वेज में इन दोनों चीज़ों का यूज हो सकता है, बट क्वेश्चन सॉल्व करने पर आपको इनको देखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि हमें यहाँ पे देखना है। देखो वो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, नोट देखिए यहाँ पर, सिंस द मोलैरिटी इन्वॉल्व्स वॉल्यूम। देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था, फॉर्मूला निकल के आया था M इक्वल टू होता है W इंटू 1000 अपॉन M डैश इंटू V। तो अब देखो यहाँ पर वॉल्यूम इन्वॉल्व हो रहा है, इन्वॉल्व्स वॉल्यूम विच इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। तो दैट मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन चेंजेस विद टेम्परेचर। और हमें ये पता है कि जो मोलैरिटी तो मोलैरिटी क्या होगी, वो सोल्यूशन के टेम्परेचर पर डिपेंड होगी। ठीक है ना, सोल्यूशन अगर चेंज होगा, सॉरी टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अ सोल्यूशन हैज़ ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ मोलैरिटी ओनली एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है तभी मोलैरिटी फिक्स होगी, अदरवाइज टेम्परेचर के चेंज होने के साथ मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है। अभी देखो हम बहुत सारी यूनिट्स पढ़ेंगे, उसमें आपको बताएंगे कि ये यूनिट टेम्परेचर पर डिपेंड है, ये डिपेंड नहीं है, ये डिपेंड है। तो उसका हमें सिंपल से एक ही तरीका देखना है, हमें फॉर्मूला देखना है। फॉर्मूले में अगर कहीं पर भी वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम समझिए, केवल वॉल्यूम समझना है, मास की बात नहीं करें, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। अगर उस फॉर्मूले में वॉल्यूम आ रहा है इसका मतलब वो यूनिट टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, और उसमें अगर वॉल्यूम नहीं आ रहा है इसका मतलब वो टेम्परेचर पर जनरली डिपेंड नहीं होगी यहाँ पर, और वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पर V आ रहा है, इसका मतलब ये टेम्परेचर में डिपेंडेंट होगी। ठीक है, अब अगली कंसंट्रेशन यूनिट की बात करते हैं। अगली कंसंट्रेशन यूनिट है हमारी फॉर्मेलिटी। देखो मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, अंतर बस क्या है कि जो फॉर्मेलिटी जिसको हम कैपिटल F से लिखते हैं ये हमारे आयनिक कंपाउंड के लिए यूज़ होती है। किसके लिए यूज़ होती है, आयनिक कंपाउंड के लिए यूज़ होती है। तो सेम फॉर्मूला, सेम कंडीशन हो जाती है, बट यहाँ पर जैसे नॉर्मल मोलैरिटी में हम नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे,
नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे थे। अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास की बात करेंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये ग्राम फॉर्मूला मास क्या होता है। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा वेट करिए, भी आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखो डेफिनेशन सेम है, बट चेंज क्या है, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर ग्राम फॉर्मूला मास है। इसका मतलब जो हमारा फॉर्मूला होगा, जनरल फॉर्मूला जो मोलैरिटी का होगा, उसमें भी थोड़ा सा चेंज होगा। जहां पर हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लिखा था, वहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट लिखेंगे, बस इतना, और कोई चेंज नहीं। देखो फॉर्मूला, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। The number of gram formula mass of any solute dissolved in 1 liter per liter of the solution at a particular temperature is at a particular temperature, ये समझेंगे यहाँ पर, is called the formality of the solution। मतलब 1 लीटर सोल्यूशन अगर हमारे पास प्रेजेंट है, उसमें कितने नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास प्रेजेंट हैं सोल्यूट के, उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिटी बोलेंगे। फॉर्मेलिटी को हम लिखते हैं कैपिटल F इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। क्या हो जाएगा, ये जनरल कंडीशन है, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। इसको थोड़ा सा डीप करेंगे, देखेंगे यहाँ पर। देखो जहाँ पर केवल क्या था, जहाँ पर हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स लिखा था, यहाँ पर लोगों ने क्या लिखा था, देखो यहाँ पर मोलैरिटी में क्या लिखा, नंबर ऑफ मोल्स लिखा था, बस उसकी जगह पर हमारे केवल फॉर्मूला हो रहा है, यहाँ पर फॉर्मूला मास हो रहा है, बाकी और कोई चेंज तो हो नहीं रहा। यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं, तो इसका मतलब फॉर्मूले में भी कोई चेंज नहीं होगा, सिंपल सी कहानी हो जाएगी यहाँ पर। तो हम इसको डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल F इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो वहाँ भी था W था, W यहाँ भी होगा, इंटू 1000 यहाँ भी होगा, सेम कंडीशन हो जाएगी। अब यहाँ पर M डबल डैश इंटू में क्या कर लेते हैं, V कर लेते हैं। अब M डबल डैश क्यों किया, क्योंकि देखो ये भी मोलर मास है, वो भी मोलर मास है, कोई सॉरी, वहाँ पे मोलर मास था और यहाँ पे फॉर्मूला मास है, ठीक है ना। वहाँ पे क्या था, मोलर मास था, यहाँ पे फॉर्मूला मास है। तो ये M डैश हमारा हो जाएगा फॉर्मूला मास। तो W मतलब कितने ग्राम प्रेजेंट है, और 1000 आपको पता है, V आपको वॉल्यूम है, F हमारा क्या है, फॉर्मेलिटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, जो हम लोगों ने वॉल्यूम उसमें पढ़ी थी, सेम कंडीशन यहाँ पे, कोई नई चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल F इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन M डैश इंटू V। सेम कंडीशन है, इसमें कुछ नया में सोचना यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है नोट में, देखो कुछ एक इंपॉर्टेंट सा नोट यहाँ पे लिखा हुआ है। अ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ द सोल्यूट पर लीटर ऑफ ए सोल्यूशन हैज फॉर्मली इक्वल टू द 1 एंड कॉल्ड द फॉर्मल सोल्यूशन। वही कहानी है, फॉर्मेलिटी ऑफ ए सोल्यूशन इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड चेंजेस विद चेंज इन द टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा, वैसे वैसे सोल्यूशन की फॉर्मेलिटी भी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है ना। अब एक अगला टर्म आता है हमारे पास, एक अगली कंडीशन आती है मोलैरिटी की। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। देखो मोलैरिटी और मोलैलिटी में बस एक छोटा सा अंतर है। देखो मोलैरिटी में हम क्या कर रहे थे, मोलैरिटी सॉरी कैपिटल M इक्वल टू हो रहा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, नीचे वॉल्यूम हो रहा था। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये था, ये वॉल्यूम था किसका, सॉल्यूशन का वॉल्यूम था। किसका वॉल्यूम था, सॉल्यूशन का वॉल्यूम था। बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मास हो जाएगा, वो भी किसका, सॉल्वेंट का मास हो जाएगा, वो भी किसमें, केजी में हो जाएगा, ठीक है ना। बस इतना फर्क है यहाँ पर मोलैरिटी और मोलैरिटी में। सेम कंडीशन है, वहाँ पर क्या था, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन, यहाँ पर देखो पर 1000 ग्राम या पर 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सोल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर 1 kg नहीं था, वहाँ पे क्या था, 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन था यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट है। बस इतना ही चेंज है, बाकी यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि देखो मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी, ये 4 यूनिट इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी में कंफ्यूजन बहुत होता है, तो कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। तो सिंपल सी बात है, मोलैलिटी को हम लिखते हैं स्मॉल m से लिखते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स को हम लोग लिखते हैं स्मॉल n से, यहाँ पे लिख देते हैं। मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास को हम लिख देते हैं, सपोज हमने लिख दिया यहाँ पर W डैश से लिख देते हैं। किसे लिख देते हैं, सॉल्वेंट का है केजी में, W डैश लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, फॉर्मूला निकल के आएगा M इक्वल टू N अपॉन में क्या हो जाएगा, W डैश फॉर्मूला हो जाएगा,
सेम कंडीशन n इक्वल टू हमारा क्या होता है, n को बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, वो भी किसके, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। और W क्या होता है, ये होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या होता है, ये मास ऑफ होता है, सॉल्वेंट का मास होता है। तो समझिए हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मोल की संख्या या नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास या में ये गिवन मास मतलब दिया गया भार अपान में क्या होता है, मोलर मास, मोलर मास का मतलब होता है अणु भार, हिंदी वाले को बता रहे हैं यहाँ पर। n इक्वल टू होता है गिवन मास को हम W मान लेते हैं, अणु भार को हम मान लेते हैं क्या, m मान लेते हैं, m डैश हमने माना था, m डैश यहाँ भी मान लेते हैं। तो देखो n की जगह पर हम इसकी वैल्यू को रख देते हैं यहाँ पर, तो n की जगह पर जैसे इसकी वैल्यू को रखेंगे तो हमें एक वैल्यू मिल जाएगी, स्मॉल m इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल w अपॉन में m डैश इनटू में w डैश, और यहाँ kg में, इसको जब यूनिट चेंज करेंगे अगर ग्राम में लाएंगे तो यहाँ पर ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमें ये यहाँ पर फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। और ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, क्या है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, कंफ्यूजन नहीं लेना है यहाँ पर। देखो अगर कैपिटल M होता, देखिए बता ही देते हैं, कैपिटल M इक्वल टू होता है, क्या होता है, स्मॉल w अपॉन में m डैश इंटू 1000 अपॉन में इंटू में क्या होता है, v होता है। देखो ये वाली जो यूनिट है इसको बोलेंगे मोलैरिटी, क्या बोलेंगे, मोलैरिटी। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मोलैलिटी, क्या बोलेंगे, मोलैलिटी। कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों की कहानी सेम है। यहाँ पर W का मतलब होता है मास ऑफ द सॉल्यूट, यहाँ पे भी W का मतलब होता है मास ऑफ द सॉल्यूट, यहाँ पे M का मतलब होता है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, यहाँ पे भी M का मतलब होता है, यहाँ पे M डैश का लीजिए, यहाँ पे भी M डैश का मतलब होता है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। यहाँ पर बस इतना समझना है W क्या होता है, W होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारा क्या होता है, सॉरी हाँ मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बस इसमें केवल चेंज है मोलरिटी और मोलैरिटी में, बाकी पूरे फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। मोलैरिटी की यूनिट होती थी मोल पर लीटर, यहाँ पे मोल यूनिट हो जाएगी, सॉरी मोल यूनिट हो जाएगी मोल पर केजी या मोल केजी इनवर्स। क्यों, क्योंकि अपान में यहाँ पे डिनोमिनेटर में केजी है, केजी हो जाएगा, ऊपर मोल है तो मोल हो जाएगा, तो मोल पर केजी या मोल केजी इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं, जो भी हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे बस वही समझना है। आप देखो अब एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखो हम लोगों ने भी मोलैलिटी के बारे में पढ़ा है, समझ ध्यान से समझिएगा, मोलैलिटी के बारे में पढ़ा है। मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल टू होता है W इंटू 1000 अपॉन में m डैश इंटू W डैश, हमने ये पढ़ा है, ठीक है। अभी बताइए क्या ये जो यूनिट है यानी कि जो क्या मोलैलिटी है ये क्या टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, तो आपके पास सिंपल सा आंसर होगा टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पर वॉल्यूम की जगह कौन है, यहाँ पर वॉल्यूम की जगह कौन है, यहाँ पर वॉल्यूम की जगह पर मास गिवन है, क्या गिवन है, मास, वो भी किसका मास है, यहाँ पर मास है सॉल्वेंट का, किसका मास है, सॉल्वेंट का। तो इसका मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। तो टेम्परेचर बढ़े या टेम्परेचर घटे, टेम्परेचर में कोई भी चेंज हो, मोलैलिटी में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। लेकिन टेम्परेचर बढ़ने और घटने में मोलैरिटी में चेंज होता है, इसमें चेंज होता है, मोलैरिटी में चेंज होगा, बट मोलैरिटी में कोई चेंज, मोलैरिटी में चेंज नहीं होगा, इसमें चेंज होगा। तो हमें यहाँ पर देखना है, देखें नोट, देखिए पहला नोट, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट हैज मोलैरिटी इक्वल टू 1 एंड सेड टू बी मोलर सॉल्यूशन, ठीक है ना। मास ऑफ द सॉल्वेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों, सोल्यूशन डज क्यों नहीं चेंज डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम की जगह क्या है, मास है, क्या है, मास है, ठीक है ना। मास क्या होता है, मास डिपेंड नहीं करता है टेम्परेचर पर, बट वॉल्यूम डिपेंड करता है, इसलिए मोलैलिटी डिपेंड नहीं करेगी और मोलैलिटी डिपेंड करेगी, ठीक है ना। अब एक लास्ट यूनिट की बात करते हैं आज की क्लास की, वो है नॉर्मेलिटी, ठीक है। नॉर्मेलिटी भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। ये देखो, ये जो नॉर्मेलिटी है
शायद सीबीएसई के सिलेबस में ये नॉर्मेलिटी का टर्म नहीं है, लेकिन यूपी बोर्ड और यदि स्टेट बोर्ड जितने भी हैं, स्टेट बोर्ड के साथ साथ अगर आपका एससी बोर्ड है तो वहाँ पर नॉर्मेलिटी का कंटेंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है? देखो, नॉर्मेलिटी में भी कोई चेंज नहीं होता है। नॉर्मेलिटी का मतलब ये होता है, सिंपल सी बात, केवल यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की बात करेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की बात नहीं होगी, मोल्स की बात नहीं होगी। मोल्स की जगह पर हम किसकी बात होगी? मोल्स की जगह पर हम बात करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट की बात करेंगे। बस इतना ही डिफरेंस है केवल, ठीक है ना। तो फॉर्मूला देख लेते हैं आप, सॉरी पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। तो आपको डेफिनेशन तो पहले से ही क्लियर है क्या? जैसे वहाँ पर जो मोल्स था, मोल्स की जगह पर हम ग्राम इक्विवेलेंट कर देते हैं, बाकी डेफिनेशन वही है। कहने का मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में सोल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उसको हम विलयन की सोल्यूशन की क्या बोलते हैं? नॉर्मलिटी बोलते हैं। यानी 1 लीटर विलयन में विलेय के कितने ग्राम इक्विवेलेंट उपस्थित हैं या कितने ग्राम तुल्यांक उपस्थित हैं, उसे उस विलयन की क्या बोलते हैं? उसे उस विलयन की नॉर्मलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मलता बोलते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मूला ही देखो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। नॉर्मेलिटी कैपिटल एन इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर। बस ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम इक्विवेलेंट लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट तो पहले ही था और लीटर इनवर्स वो मतलब अपॉन वाला है, तो ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स इसकी यूनिट हो जाएगी। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? आसान है यहाँ पर। अब जैसे हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या निकालते थे? नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे, वैसे अब हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? देखो, सेम कंडीशन होती है, गिवन मास, जो भी मास आपका गिवन होगा, ठीक है ना, अपॉन में इक्विवेलेंट मास की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? यहाँ पर इक्विवेलेंट मास की बात करेंगे। यहाँ पर इक्विवेलेंट मास को हम कैपिटल ई से लिखते हैं, तो इसका हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा W अपॉन ई। देखो, वहाँ पर होता था गिवन मास, जब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, अब देखो हम बता ही देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है गिवन मास, मतलब दिया गया भार, यानी दिया गया भार बटे मोलर मास। मोलर मास का मतलब होता है अणु भार होता है, तो दिया गया भार बटे अणु भार है। तो यहाँ पर भी दिया गया भार W है। अब अणु भार की जगह पर हमें लोग इस बार तुल्यांकी भार लिखेंगे। अब जो यहाँ पर अणु भार होता था यानी मोलर मास होता था, उसको इस बार हम बोलेंगे इक्विवेलेंट मास, जिसको हिंदी वाले बोलेंगे तुल्यांकी भार। क्या बोलेंगे? तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार को इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट मास बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसी फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, तो n इक्वल टू हो जाएगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह क्या रखेंगे? W अपॉन ई इंटू, अब देखो यहाँ पर वॉल्यूम लीटर में है, तो सेम कंडीशन V इंटू में क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। जब हमारा वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होगा तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो n इक्वल टू होता है W इंटू 1000 अपॉन ई इंटू V होता है। तो ई हमारा होता है यहाँ पे तुल्यांकी भार होता है। ई हमारा क्या होता है? तुल्यांकी भार होता है, ठीक है ना। और V हमारा क्या है? आयतन है, सेंटीमीटर क्यूब ml में होगा। W हमारा क्या होता है? W यहाँ पर हमारा क्या होता है? गिवन मास होता है किसका? जो भी सॉल्यूट होता है, n का मतलब हमारा नॉर्मेलिटी हो जाती है, ठीक है ना। तो अगर इसको लर्न करने वाला फॉर्मूला की बात करें तो W इक्वल टू क्या होता है? n इंटू ई इंटू वी अपॉन में क्या होता है? 1000 होता है। ये फॉर्मूला हमारा हो जाता है, ठीक है। यूनिट आपको पता ही है, यूनिट क्या होती है? ग्राम इक्विवेलेंट लीटर। बस अब जरा सब लोग समझिएगा ध्यान से। अच्छा, पहले इसको देख लेते हैं, फिर आगे के कुछ टर्म्स और बताते हैं। N solution referred to as normal solution consist of 1 gram equivalent substance dissolved per liter of the solution। अब देखो यहाँ पर जो भी अभी हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे थे वही कहानी यहाँ पर है, कॉमनली यूज नॉर्मेलिटी टर्म्स। देखो, जो अभी हम लोगों ने, सॉरी यहाँ मोलैरिटी नहीं होगा, यहाँ पर नॉर्मेलिटी होगा।
नॉर्मेलिटी टर्म्स के बारे में देखते हैं। देखो अभी तक ऊपर हम लोगों ने जहाँ पर भी कैपिटल M लिखा था बस वहाँ कैपिटल N है, और यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 2N हो जाएगा। देखो कैपिटल N का मतलब होता है क्या, कैपिटल 1N का मतलब होता है नॉर्मल सोल्यूशन है, इसकी जो यूनिट हो जाएगी 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाएगा। n/10 का मतलब इसकी नॉर्मेलिटी 1/10 है, इसको डेसी नॉर्मल बोलेंगे। और n/100 का मतलब हो जाएगा इसकी नॉर्मेलिटी 1/100 हो जाएगी। n/2 का मतलब इसकी नॉर्मेलिटी 1/2 हो जाएगी। 2n का मतलब इसकी नॉर्मेलिटी 2 हो जाएगी। अगर नॉर्मेलिटी 2 है तो उसको बाई नॉर्मल बोलेंगे, नॉर्मेलिटी 1/2 है तो सेमी नॉर्मल बोलेंगे, नॉर्मेलिटी 1/100 है तो सेंटी नॉर्मल, नॉर्मेलिटी 1/10 है तो डेसी नॉर्मल, नॉर्मेलिटी अगर 1 है तो इसको नॉर्मल सोल्यूशन बोलेंगे। अगर नॉर्मल सोल्यूशन है तो उसका कंपोजिशन हो जाएगा 1 डेसी नॉर्मल का 1/10, सेंटी नॉर्मल का 1/100, सेमी मोलर का 1/2, बाई नॉर्मल का 2 ग्राम हो जाएगा। अच्छा अब मेरी बात को यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। देखो अब ये बताइए आप सभी लोग, क्या जो नॉर्मेलिटी हो जाएगी वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होगी? तो सिंपल सी बात, आपको पता है नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में V आता है और V टेम्परेचर पर डिपेंड होता है, इसका मतलब नॉर्मेलिटी भी टेम्परेचर पर क्या होगी, डिपेंड होगी, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर नॉर्मेलिटी एक ही होगी। ठीक है ना, टेम्परेचर चेंज होने पर नॉर्मेलिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बस वो यही बात, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन बोला गया है, यहाँ पर रिलेशन की बात करेंगे क्या होता है। देखिए इंपॉर्टेंट टर्म है मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन। पहले देखो रिलेशन समझने से पहले हम आपको ये कुछ चीज़ें बताते हैं, मतलब जो नॉर्मेलिटी, सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पर, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी तीनों का देखिए। मोलैरिटी क्या होता है, कैपिटल M इक्वल टू होता है W इंटू 1000 अपॉन M डैश इंटू V। समझिएगा तीनों में डिफरेंस बताने, कंफ्यूज ना हो इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, स्मॉल m इक्वल टू क्या होता है, W इंटू 1000 अपॉन में M डैश इंटू W डैश होता है। नॉर्मेलिटी क्या होता है, कैपिटल N इक्वल टू होता है W इंटू 1000 अपॉन में क्या होता है, E इंटू वी होता है। अब आप देखिए क्या इन तीनों में कोई कन्फ्यूज़न है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। देखो मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी है। देखो तीनों के न्यूमरेटर में W इंटू 1000 हो जाएगा यहाँ पर। मोलैरिटी में वॉल्यूम और मोलर मास आता है इसलिए ये दोनों आ रहे हैं। मोलैरिटी में क्या आता है, यहाँ पर आपका मास होता है सॉल्यूट का, और मोलर मास होता है यहाँ पर इक्विवेलेंट मास और वॉल्यूम होता है। बस इतना ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना। देखिए हमें क्या किस में रिलेशन देखना है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन देखना है। तो सबसे पहले इनकी मेजर फॉर्मूलेज लिखते हैं, मेजर फॉर्मूले लिखते हैं। देखो सबसे पहले देखिए नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, अपॉन में क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, अपॉन में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये होता है फॉर्मूला। अच्छा फिर अगर हम बात करते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, अपॉन में क्या होता है, अपॉन में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है। ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेते हैं। ठीक है ना, किसी को भी 1 कर लीजिए, किसी को भी 2 कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर 1 बाई इक्वेशन नंबर 2, दोनों को देखते हैं। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, फॉर्मूला याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो हमने यहाँ पे लिखा मोलैरिटी अपॉन नॉर्मेलिटी इक्वल टू में क्या होता है। देखो मोलैरिटी का क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, अपॉन में क्या होता है, वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, अपॉन में क्या होता है, वॉल्यूम होता है। इसको आपको ये पता, पहले का आखिरी से, दूसरे का तीसरे से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा m अपॉन n इक्वल टू क्या होता है, देखो यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स
इंटू वॉल्यूम अपॉन में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इंटू में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला निकल के आया, मोलैरिटी अपॉन नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। ये हमें एक फॉर्मूला निकल के आया, ठीक है, जो कि एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अब अगर एक काम ये देखिएगा, अगर क्या हमें तो एक बात तो ये भी पता नहीं, एक चीज़ तो देखो कई बार डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ लिया जाता है, तो हमारा एक फॉर्मूला ये निकल के आ गया। दूसरा है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला को थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास को भी एक्सपेंड करते हैं, तो हमें ये पता चलता है, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं m अपॉन n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है ना। इक्विवेलेंट का मास का मतलब होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास होता है नहीं होता है। इनका भी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले का आखिरी से, दूसरे का तीसरे से, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, m बाई n इक्वल टू होता है स्मॉल w इंटू ई अपॉन m डैश इंटू में w। देखो w से w कैंसिल हो जाएगा, तो हमें ये पता है m अपॉन n इक्वल टू ई अपॉन m डैश। ये फॉर्मूला मिला या नहीं मिला। अच्छा यहाँ पर देखो m का मतलब क्या होता है, m का मतलब होता है मोलैरिटी और n का मतलब होता है नॉर्मेलिटी इक्वल टू ई का मतलब होता है इक्विवेलेंट मास अपॉन में m डैश का मतलब होता है मोलर मास। और ये भी सॉल्यूट का है और ये भी सॉल्यूट का है। तो आप ये बताइए हमें ये फॉर्मूला मिला कि नहीं मिला। सबसे सिंपल सा फॉर्मूला हमें यहाँ पर मिल गया ये, ठीक है ना, ठीक है। तो एक हमें ये फॉर्मूला मिला, तो m अपॉन n इक्वल टू ई अपॉन m। तो अगर हमें मोलैरिटी बतानी है तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो जो भी फॉर्मूला आ जाएगा वही फॉर्मूला हो जाएगा। हमें यहाँ पे कोई बताने की जरूरत नहीं, जनरली फॉर्मूला हो जाएगा। तो सिंपल से हम फॉर्मूला लर्न करेंगे, m अपॉन n इक्वल टू हो जाएगा e अपॉन m डैश। बस ये फॉर्मूला, अंतिम फॉर्मूला बस यही है, इसको आपको लर्न करना, ठीक है। अब अगली कंडीशन बात करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए इस फॉर्मूले को बहुत लाइटली मत लीजिएगा, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आते हैं। इसमें कितने, एक फॉर्मूला आपके लिए ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, और एक फॉर्मूला आपके लिए ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एक फॉर्मूला आपके लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन सा, जो जनरल फॉर्मूला होता है। बस यही दो फॉर्म, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला और ये वाला। हालांकि ये दोनों तो सेम ही फॉर्मूले हैं यहाँ पर, तो बस इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और इस फॉर्मूले को आप अच्छे से पढ़ेंगे, आपका काम उतने में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं अगली कंडीशन। मोल फ्रैक्शन कल हम लोगों ने इसको डिस्कस कर दिया था, तो आज की डेट में मोल फ्रैक्शन को कंटिन्यू यहाँ पर नहीं करेंगे, मोल फ्रैक्शन ने कल बता दिया था। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आप सभी को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करिए, आपके जो भी आपके मन में चल रहा है वीडियो कैसा लगा उसमें कमेंट करिए, और आप अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।